माने हैं जो कि आपको पता है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते थे, ऐसे प्रॉब्लम वाला बनाते थे, याद होगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान हम लोग एम लेके चलते थे, जिसकी त्रिज्या आर है, ये भी पता होगा। यहाँ से सेंटर से जो दूरी लेते थे उसको आर बोलते थे। ठीक है, तब इसकी सतह पर स्थित एम द्रव्यमान, ये भी पता होगा। यहाँ पर एम द्रव्यमान की वस्तु रखते थे। ठीक है, एम द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी स्थिति ऊर्जा, तो जब ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई ना, इस कंडीशन में इसकी पृथ्वी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, इसके बारे में है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि पृथ्वी स्थिति ऊर्जा, पीछे पलट के देखोगे समझ में आ जाएगा। पृथ्वी स्थिति ऊर्जा का मान इतना होता है। कोई भी पिंड जो पृथ्वी की सतह पर रखा हो, उसकी पृथ्वी स्थिति ऊर्जा का मान इतना होता है, -G कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन आर। देखो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ठीक है, तो ये फार्मूला वहां से आया। उसके बाद दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं, जब पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत तक फेंका जाता है, मतलब कि ये जो पिंड आपको दिख रही है, इसको हम लोग कहाँ से, यहाँ से उछाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कोई अनंत दूरी तक फेंकते हैं, मुझे नहीं पता है कहाँ तक फेंके हैं। ठीक है, अनंत तक फेंका, यहाँ पे लिखा हुआ है जब पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत तक फेंका जाता है। ठीक है, तब पिंड की पृथ्वी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है, मतलब कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा की स्पेसिफिक स्थिति ऊर्जा होती है। अगर ये पिंड यहाँ पर रखा हुआ है, तब इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है, कितनी है। अब इस पिंड को हम लोग पृथ्वी की जो सतह में रखी हुई, इसको उठा के ऊपर की ओर फेंक देते हैं, तो सीधी सी बात है, इसकी पृथ्वी स्थिति ऊर्जा चेंज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाइट और बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ऊपर की ओर गया तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो स्थिति ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी ना, उसी को हम लोग यहाँ पे याद करने वाले हैं। पी मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हाँ, बोर्ड में लिखते हो लंबा जाते हैं, इस वजह से पी लिखते हो कि लिखो फुल फॉर्म में, समझ में आता है, तो बाद में कंफ्यूज तो नहीं हो गया। नहीं पता चला पोटेंशियल एनर्जी होता है, बोलोगे तो लिखूंगा लंबा, फिर दिक्कत आता है। लिख लिया सर, साइड में लिखोगे? मैं लिख ली। हाँ, लिख लो, साइड में लिखो। ऊर्जा, स्थिति मतलब पोटेंशियल, ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पर देखो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि बोला है, तो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि कैसे हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल है तो अनंत पर मतलब क्या है, फाइनल, फाइनल मतलब अंतिम, उसके बाद इनिशियल मतलब शुरुआत। तो अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि अनंत पर स्थिति ऊर्जा माइनस पृथ्वी की सतह पर स्थिति ऊर्जा, ये दोनों ही निकालेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर स्थिति ऊर्जा तो आपको पता है, अनंत पर कितनी होगी। तो मैंने कल ही बताया था, कोई भी पिंड को हम यहाँ से अनंत तक फेंकते हैं, तो अनंत में चाहे उसकी स्थिति ऊर्जा हो, चाहे विद्युत त्वरण हो, जो भी हो, सारा का सारा मान क्या होता है, जीरो होता है। माइनस पृथ्वी की सतह पर स्थिति ऊर्जा, पृथ्वी की सतह पर कितना है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -G कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन कितना दिया हुआ है, आर। अब यहाँ पर देखो, बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, कितना हो गया मान, यहाँ पर इसके आगे यहाँ पे नहीं, और बड़ा है, यहाँ पर लिखना है चूंकि अनंत पर पिंड की, पूरा बोर्ड भरेगा। हाँ, पिंड की पोटेंशियल एनर्जी शून्य होती है। ठीक है, अनंत पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी शून्य होती है, जिसकी वजह से इसका मान 0 हो गया। उसके बाद ये वैल्यू आपको आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, यदि पिंड का पलायन वेग v हो, तो यदि पिंड का पलायन वेग v हो, पलायन वेग को किससे दर्शाते हैं, हाँ, तो यहाँ पर यदि पिंड का पलायन वेग क्या हो, v हो, तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ठीक है, पलायन वेग अगर इसका v हो, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कितना होता है, 1/2 m v स्क्वायर लिखते हो, तो इसको v का स्क्वायर लिख देते हैं।
ठीक है, पलायन वेग ले रहे हैं ना, इस वजह से क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर की जगह 1/2 v का स्क्वायर। v e क्यों लिए समझ में आया? गति ऊंचा का आपको फार्मूला कितना होता है? इससे अच्छा v इसका लिखिए ना, v e इसका ऐसा फार्मूला लिख लेंगे। हाँ चलो ठीक है, इसकी प्रारंभिक गति तुमसे कितनी हो जाएगी बेटा? k इक्वल टू आप लोग लेते हो 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 m v e का स्क्वायर। ठीक है, अब आया समझ में? ये गति ऊर्जा का फार्मूला है और यहाँ पे 1/2 m v क्यों रखे? क्योंकि किस कंडीशन में बोला जा रहा है, यदि पिंड का पलायन वेग क्या हो v हो, तो उस कंडीशन में इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। हम पलायन वेग ही व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं, इस वजह से पलायन वेग ही वेलोसिटी लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा क्या हुआ है देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है जिसकी स्थिति ऊर्जा का कंडीशन आपने निकाला, पलायन वेग की कंडीशन भी निकाला, यहाँ पर गति ऊर्जा इसकी इतनी होती है। तो यहाँ पर जब कोई पिंड रखा हुआ है ना, तो इस पॉइंट पे इसकी जो स्थिति ऊर्जा होगी, ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन, एकदम स्टार्टिंग कंडीशन, तो जहां पर इसकी स्थिति ऊर्जा जितनी होगी ना, गति की कंडीशन में अगर प्रारंभिक गति ऊर्जा लेंगे तब भी इतनी ही होगी, क्योंकि यहीं से कोई पिंड क्या करेगा, यहीं से गति ऊर्जा के कंडीशन में यहीं से चलना स्टार्ट करेगा और स्थिति ऊर्जा के भी कंडीशन में क्या होगा, यहीं से ही चलना स्टार्ट करेगा। मतलब इस पॉइंट पर पिंड की स्थिति ऊर्जा भी वही होगी और गति ऊर्जा भी वही होगी, क्योंकि यहीं से पिंड ऊपर की ओर चलना स्टार्ट करेगा और स्थिति ऊर्जा भी सेम यही होगी। इस पॉइंट पर दोनों के दोनों मान एक समान होंगे। यहाँ पे यही लिख रहा है, स्पष्ट है कि पिंड की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि उसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के दोनों बराबर होगा। जब पिंड यहाँ से उठकर यहाँ तक जाएगा तब कंडीशन अलग हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो यहीं पर है ना, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इसकी स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों के दोनों क्या होगी, बराबर होंगी। चलो आप देखो, यहाँ स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों का निकाले और लोग फार्मूला, स्थिति ऊर्जा का क्या निकाले यहाँ पर, देखो जब पिंड को स्थिति ऊर्जा सतह से अनंत तक कर रहा था तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी निकल गई, इतनी, और गति ऊर्जा कितनी निकाले आप लोग, इतनी, तो दोनों के दोनों मान क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तब क्या लिखोगे 1/2 m v का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया एक, और कुछ कटा चलो हाँ चलो और कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे हैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे 1/2 है, इधर ले जाऊँ, ठीक है, इधर क्या है डिवाइड में भाग में 1/2, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कितना हो गया लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद v लिख देता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, ठीक है, रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर का मान कितना होता है 2 कैपिटल J अपॉन क्या हो गया, क्या हो गया क्यों हंस रही है बताओ, हम लोग भी हंसेंगे। झूठ देख के हंसी आते हैं, हम लोग को बताओगे तो हम लोग भी हंसेंगे ना, सबके सब हंसने में माहिर है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब कि स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा। ये वाला कंडीशन दिख रहा है बेटा, गति ऊर्जा का है, और ये वाला कंडीशन किसका है, पिंड की स्थिति ऊर्जा का है। यहाँ दोनों जगह सेम कट जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, इक्वलाइजेशन कर गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 लिखा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में है ना 1/2, इसको ऐसा सीरियल मल्टीप्लाई करने आता है, नहीं आता होगा, तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा v के स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन r। यहाँ पर इधर स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रूट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट ओवर 2gm अपॉन r। ये यहाँ हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे
किंतु पृथ्वी की सतह पर जी का मान, याद रखना, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है, Gm/r²। ये कहाँ से होता है, जी और जी में संबंध, पिछला चैप्टर मतलब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे तो सब होता है समझ में। यहाँ से माइनस हटा है प्रार्थना, तो सर वो न्यूमेरिकल सॉल्व कितना होता है सर हाँ तो कंडीशन वही दे रहे हैं ना, यहाँ पे पढ़ो ना कि कंडीशन क्या लिखा है, अनंत तक फेंका जाता है। सर वो पृथ्वी की सतह पर जी, वो कहाँ नदी जी और जी में संबंध से आता है, लेकिन यहाँ पे कैसे टपक गया सर? यहाँ पे हम इन चीजों को रिप्लेस करने वाले हैं इसके साथ, इस वजह से, ठीक है। ये जो मान दिख रहा है ना आपको Gm/r, ये रिप्लेस होगा इससे, ठीक है, करेंगे रिप्लेस। आप ध्यान देना, यहाँ पे इतना होता है, आप क्या करो, इसमें से एक आर निकाल के इधर ला देना, तो कितना हो जाएगा, Gr इक्वल टू कितना हो गया, Gm/r हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो Gm/r दिख रहा है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा एक देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा, एक आर यहाँ से निकाला हूँ, एक आर निकाल, समझ में आता है कि एक स्टेप बढ़ाऊं इसका, हाँ आता है ना, इस आर को नहीं यार, बाद में कंफ्यूजन होगा, बढ़ाओ क्या एक आध स्टेप, ठीक है। अब इसको क्या करो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको Gm/r इक्वल टू आपका Gr, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे Gm/r का मान समीकरण एक तरह, सर इसको इधर का इधर क्यों ला दिए आप ऐसे? बाद में कंफ्यूजन ये होता है कि सर Gr का मान रखे हैं कि Gm/r का मान रखे हैं, इस वजह से Gm/r इक्वल टू कितना कर दिए Gr, तब समझ में आएगा कि Gm/r का मान रखे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। Gm/r का मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण एक में, तो यहाँ पर इसका मान रख दो Gm/r का, कितना रखोगे Gr, ठीक है, तो हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग Ve इक्वल टू √2G, हाँ हो जाएगा इतना, ठीक है, सिंपल है, हाँ खत्म हो गया, क्यों ना सर? ये हो गया सेकंड नंबर। यहाँ पे लिख लेना समीकरण एक व दो पलायन वेग के लिए लिख, समीकरण एक व दो ये वाली ऊंचाई क्या है आपकी h, तो h ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में v0 से परिक्रमा कर रहे हैं, तो v0 क्या है इसका कक्षीय चार्ज, और ये जो कक्ष दिख रहा है ये क्या है वृत्तीय कक्ष, ये डायग्राम में 3 बार बन गया ना लगातार, ठीक है। यही है वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है, तब पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी, तो यहाँ पर देखो ये वाला उपकरण दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना आपको m, ठीक है, m क्या है उपग्रह है, तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी देखो, तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी कितनी है स्मॉल आर, ठीक है, और स्मॉल आर किससे मिलकर बना हुआ है एच और कैपिटल आर से, यहाँ पर लिख सकता हूँ आर इक्वल टू आर प्लस एच, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आता इसमें थ्योरी नहीं है बिल्कुल भी, छोटा छोटा है बस। अतः उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, क्या होगा अभिकेंद्र का फार्मूला mv² अपॉन, ठीक है, तो mv² की जगह क्या लिखूंगा v0 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर v0 लेकर ही चलेंगे, उसी के लिए डेरिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना तथा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया द्वितीय बल, थ्योरी नहीं है बोल सकते हैं, थ्योरी यही बस है, इसके बाद में चार समीकरण है सर, ये कम है लगाया गया, ये प्रार्थना बोल बोल के डरा दिया, कितना छोटा है, लगाया गया द्वितीय बल,
चलो गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है किसी भी उपग्रह में लगाया गया गुरुत्वीय बल F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। चलो इधर ध्यान दो सर की शर्ट में लगे फूल आजा हो गया सर। चलो अब ज्यादा कुछ नहीं हाँ हो जाएगा चलो यहाँ तक का समझ में आ गया था r इक्वल टू r प्लस h। यहाँ पर क्या हो जाएगा अतः उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल मतलब कि जो भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अगर वृत्तीय गति करेगा तो उसके पास कोई ना कोई अभिकेंद्र बल होगा तभी वृत्तीय गति कर पाएगा क्योंकि आप लोग को पता है वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक है। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे v0 लिखा आई होप आपको समझ में आता होगा v0 किसकी वजह से लिखे हैं कक्षीय चाल की वजह से लिखे हैं ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तथा वृत्तीय चाल सर कक्षीय चाल वृत्तीय कक्षीय में इसको कक्षीय चाल ही है कहाँ से वृत्तीय चाल हो जाएगा कक्षीय चाल को v0 से दर्शाते हैं ना अभी वो लिखवाया हूँ ठीक है। तब क्या हो जाएगा तथा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया वृत्तीय बल। तो अगर कोई भी ग्रह वृत्तीय गति करता है तो कैसे गति करता है उसका ऑप्शन तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है जितना पृथ्वी उस ग्रह पर क्या लगाती है गुरुत्वीय बल लगाती है उसी की वजह से क्या होता है वो वृत्तीय गति करता है क्योंकि गुरुत्वीय बल लगाने की वजह से उसको क्या मिलता है अभिकेंद्र बल मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर अगर ये उपग्रह है ठीक है तो इसको अभिकेंद्र बल मिलेगा कहाँ से सेंटर से ऐसे मिलेगा ना अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल किससे मिलता है बाहर की ओर। तो पृथ्वी क्या करती है इस पर गुरुत्वीय बल लगाती है ठीक है। तो अगर इस पर पृथ्वी गुरुत्वीय बल लगाएगी तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी मतलब दोनों को बैलेंस करके रखेगी। अगर बैलेंस करके रखेगी तभी ऐसे इर्द गिर्द क्या होता है ये घूमता है। मतलब इसके का मतलब क्या है यहाँ पर अगर अभिकेंद्र बल का मान इतना हो जाएगा और गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है ये आपको पता ही है F इक्वल कितना होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तब नीचे में लिखोगे स्थायी कक्षा के लिए परिक्रमा के लिए गुरुत्वीय बल इक्वल टू कितना हो जाएगा अभिकेंद्र बल। मतलब ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे बैलेंस करते हैं मतलब कि दोनों के दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं तभी एक ग्रह क्या करता है चारों तरफ से घूमता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट गुरुत्वीय बल इक्वल टू कितना लिखोगे अभिकेंद्र बल गुरुत्वीय बल का मान कितना है आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m कितना है r स्क्वायर इक्वल टू अभिकेंद्र बल कितना है m v0 का स्क्वायर अपॉन कितना है r। चलो कुछ कैलकुलेट रहेगा ये तो एक बात करिए ना mm भी कर रहा है हाँ ये भी करिए और कुछ कर रहा है बात ना वो सर वो G और कैपिटल M तो कभी नहीं करता हमेशा रहता है ना प्रार्थना। चल तब है v0 का मान कितना हो जाएगा जी जोड़े फंस गए समझ गए ले रहे देखो गड्ढा तो v0 इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर स्क्वायर उधर जाके रूट समीकरण है कभी हो जाके हो रहा है। हाँ ये बन गया समीकरण नंबर अब आप कल का ना सर मैच देखने का आंसर। चल यहाँ पर आप लोग जानते हो रजनी वो ताला चुरा ले सर ताला भी लगा बैठी फिर वो लाग बैठ के हम जानते हैं क्या लिखोगे यहाँ पर क्या जानते हो r इक्वल टू क्या होता है ओमेगा r प्लस h r प्लस h ठीक है। तब इसका मान पुट कर दो समीकरण एक में r का मान रखो इसको तो देख यहाँ तक समझ में आ गया था। यहाँ पे क्या किए इन दोनों को बराबर किए m से m क्या हो गया कैंसिल आउट r से r कैंसिल आउट यहाँ से v0 का मान निकल जाएगा v0 v इक्वल टू कितना हो गया v स्क्वायर इक्वल टू gm अपॉन r। इधर स्क्वायर है इधर ले जाके करोगे क्या हो जाएगा रूट। तो v0 इक्वल टू कितना हो गया रूट ओवर gm अपॉन r। ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर फिर क्या जानते हो आप लोग हम जानते हैं कि r इक्वल टू कितना होता है r प्लस h। कहाँ से जानते हो स्टार्टिंग कंडीशन में यहाँ पे निकाल के रखे थे ठीक है। तो यहाँ से r का मान यहाँ पे ले जाके पुट कर दो तो समीकरण एक में r का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 1 है वहां से r का मान रखो कितना हो जाएगा यहाँ पे r का मान पुट कर दो तो कितना हो जाएगा r प्लस h जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको क्या मिल गया इक्वेशन नंबर 2। यदि पृथ्वी तल पर विद्युत त्वरण g हो तो यहाँ से आप लोग g का मान अच्छे से जानते हो g इक्वल टू कितना होता है gm अपॉन r स्क्वायर। कहाँ से जानते हो g और g में संबंध है
ठीक है, तो जी का मान कितना हो जाता है इतना। तो यहाँ पर क्या करूँ, मेरे को यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जीएम दिया हुआ है। तो अगर मुझे जीएम का मान यहाँ से निकालना हो कैसे निकालूंगा, जी आर स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो जीएम स्क्वायर कितना हो गया, जी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे नेक्स्ट, अतः जीएम का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जीएम का मान यहाँ पर समीकरण 2 में रख दो, V0 का तीसरा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर जीएम का मान कितना है, जी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, आपका समीकरण नंबर। और जो 4th नंबर समीकरण बोल रहे हो ये कंडीशन है बेटा, ठीक है, इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है।